तो आपका टॉपिक है जेनर डायोड। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ा। पीएन संधि डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड में फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है और बैकवर्ड बाइसिंग क्या होती है, दिष्टकारी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके पीछे की क्लास में आपको ये चीज बताया गया है कि पीएन संधि डायोड का काम क्या होता है। तो उसमें जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको विद्युत सर्किट के अंदर, तो उसका काम क्या होता है कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को जाने देता है। फिर अगर हम उसको दिष्टकारी के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो क्या कर देता है कि जो एसी करंट है उसको किस में कन्वर्ट करता है, डीसी। बट वोल्टेज को रेगुलेट नहीं कर पाता। ये बात बताई गई थी कि वोल्टेज जो है घटता बढ़ता रहता है, पूर्ण रूप में डीसी जैसा कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम किसका होता है, आपके जेनर डायोड का। जेनर डायोड की खासियत क्या होती है कि जैसे मान लीजिए हमें एक सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि जैसे हमारा चार्जर है, वो चार्जर का आप लोग देखते होंगे 33 वाट 20 वाट 16 वाट इस तरह के चार्जर आया करते हैं। तो चाहे इलेक्ट्रिसिटी जितनी बढ़े या घटे उससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो उनकी वोल्टता होगी उतने वोल्टेज की धारा आपको वो देंगे। ठीक ना, अगर मान लीजिए ज्यादा जरूरत से ज्यादा वोल्टेज बढ़ गया तो वो क्या करता है, उस वोल्टेज को मैनेज करने के लिए धारा के मान को बढ़ा देता है। धारा को बढ़ाता है, जैसे मान लीजिए 10 वोल्टेज उसको रेगुलेट करना है। ठीक, तो 10 वोल्टेज ही धारा हमेशा रेगुलेट करेगा, चाहे वोल्टता बढ़ा के कितनी भी करते जाओ। जब जैसे मान लीजिए हमें घर में 100 वोल्टेज मिला धारा और उससे हमें चार्जर से कितने चाहिए, मान लीजिए हमारा चार्जर 16 वोल्टेज का है तो सिर्फ वो 16 वोल्ट की धारा आपको देगा। अगर मान लीजिए आपके द्वारा दी गई एसी करंट की वोल्टता बढ़ के 150 वोल्टेज हो गई या 200 वोल्टेज हो गई, तो जो वोल्टेज बढ़ रहा है उसको वो इसके रूप में नहीं करेगा, मतलब धारा के मान को बढ़ा दे। जो निर्गत धारा होगी धारा के मान को बढ़ाता चला जाएगा, तो वोल्टेज क्या होता जाएगा, एकदम नियत रहता चला जाएगा। वोल्टेज कभी भी न बढ़ेगा न घटेगा। जो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए जेनर डायोड क्या करता है, धारा के मान को बढ़ा देता है। धारा बढ़ाता चला जाता है, वोल्टेज नियत रहता है। ठीक है, तो जेनर डायोड एक विशिष्ट पर्पज का डायोड होता है। मतलब अभी तक हम लोगों ने सीखा कि पीएन संधि डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ेंगे तो ही धारा हमें देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट बाइसिंग यानी बैकवर्ड बाइसिंग में अगर जोड़ते हैं तो हमें धारा देखने के लिए नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो बहुत थोड़ी मात्रा में, किसके कारण, अल्पसंख्यक आवेशों के कारण देखने के लिए धारा मिलती है। तो जेनर डायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड होता है। ये डायोड किस लिए बनाया जाता है कि इस डायोड के जरिए हम बैकवर्ड बाइसिंग के द्वारा धारा प्रवाहित कराते हैं। पहली बात जान लीजिए, इस तरह का डायोड है जिसके जरिए हम लोग बैकवर्ड बाइसिंग से क्या प्राप्त करते हैं, धारा प्राप्त करते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं होती इसमें। तो आपके पास मतलब मेन इस डायोड का जो काम है, जैसे इस डायोड को हम लोग समझने के लिए उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पहली चीज, इस डायोड की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हम लोग फर्स्ट अभिनत के द्वारा क्या देखने के लिए क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। फर्स्ट अभिनत द्वारा हमें क्या निकालना होता है, आई निकालना। तो अब मैं आपके सामने 2 डायोड बनाए हूँ। अभी इसका इस्तेमाल सिर्फ एक, ये आपके पास जेनर डायोड है और ये पीएन संधि डायोड है। इन दोनों डायोडों को आप देखकर ही कुछ न कुछ अंतर पाते हो। अंतर क्या पाते होगे कि देखो, इसकी जो अवक्षय परत है एकदम पतली है, इसकी अवक्षय परत आपको कैसी देखने के लिए मिल रही, बड़ी मिली है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स भरे गए हैं, मतलब धनावेश भरा गया है, ऋणावेश भरा गया, उसकी संख्या आपको बृहद दिख रही है। इसमें क्या, बहुत कम। तो मतलब ये एक स्पेशल तरीके से बनाया गया डायोड होता है। मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जैसे हम लोग दुकान में गए, हलवाई के यहाँ गए और कह दिए कि हमें जो है मिठाई चाहिए, बर्फी चाहिए, तो आपको नॉर्मल बर्फी दे देगा। तो आपका नॉर्मल बर्फी क्या है, पीएन संधि डायोड। अगर आपने कह दिया कि हमें काजू की ही बर्फी चाहिए तो फिर वो क्या करेगा, उसको स्पेशलाइज केवल काजू से ही बनाएगा और वो बर्फी क्या कहलाएगी, स्पेशल बर्फी। तो इसी तरह आपका ये जो डायोड है जेनर डायोड, ये स्पेशल डायोड होता है। मतलब इसमें इसको बनाते समय जब बनाया जाता है तो पीस टाइप अर्धचालक में ज्यादा से ज्यादा धनात्मक आवेश भरे जाते हैं और एन टाइप अर्धचालक में ज्यादा से ज्यादा ऋणात्मक आवेश भरे जाते हैं। मतलब एकदम से ठूस ठूस के आवेश इसमें भरे होते हैं, जो कि पीएन संधि डायोड में आपको देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इस डायोड की विशेषता ये होती है कि जैसे मान लीजिए अगर हम पीएन संधि डायोड को बैकवर्ड बाइसिंग में जोड़ते हैं
तो इनसे धारा तो देखने के लिए मिलती नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए हम जबरदस्ती कोशिश करते हैं और ज्यादा वोल्टेज रेगुलेट करते हैं, बैटरी का पावर बढ़ाते हैं और ज्यादा बैटरी का बैकअप देते हैं, तो जितने ज्यादा बैटरी का आप जब विद्युत धारा का प्रवाह करोगे, वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा रेगुलेट करोगे इसको बैकवर्ड बाइसिंग में जोड़ के, तो ये सर्किट क्या हो जाता है, जल जाता है। लेकिन ये नहीं चलता। जितने ज्यादा वोल्टेज करते जाओगे, वोल्टेज को ये क्या कर देता है, रेगुलेट कर देता है। जितना एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगा उसको किसके रूप में निर्गत कर देगा, धारा के रूप में निर्गत कर देगा। तो इसलिए ये जलने नहीं पाता। इतनी बातें समझ में आई आप सबके कि आपका पीएन संधि डायोड क्या है और जेनर डायोड क्या है। जेनर डायोड एक स्पेशल पर्पज डायोड होता है। इसमें अधिकतम आवेश जो आपके बहुसंख्यक आवेश है उनकी मात्रा क्या होती है, पीएन संधि डायोड की अपेक्षा ज्यादा होती है, अधिक मात्रा में भरे जाते हैं, जिसके कारण इनमें जो है अवक्षय परत क्या हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आप लोगों ने बैकवर्ड बाइसिंग जब पढ़ा था तो बैकवर्ड बाइसिंग के बारे में आपने ये सीखा था कि अगर मान लीजिए हम इस पीएन संधि डायोड को उठा के कहने में कर दें, बैकवर्ड बाइसिंग में कर दें, अगर बैकवर्ड बाइसिंग में जोड़ रहे हैं तो बैकवर्ड बाइसिंग के दौरान क्या होती थी कि इसका जो धनात्मक आवेश होता था ऋण के कारण ये कहाँ चला आने का प्रयास करता था, इधर, और इधर का ऋणात्मक आवेश कहाँ चला आता था, इधर। तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। जब डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती थी तो जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन था वो अपना परिपथ कंप्लीट नहीं कर पाता था। अगर कर भी कोशिश भी करता था तो डिप्लेशन लेयर इतनी बड़ी हो जाती थी कि वो जंप करके जा ही नहीं पाता था। अगर मान लीजिए आप क्या करते हो, विद्युत धारा की वोल्टता ज्यादा करते हो, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज इसको रेगुलेट करते हो, जब ज्यादा वोल्टेज जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बेचारा कोशिश करेगा जंप करके कहाँ जाने की, यहाँ। तो एक मोटी बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो डिप्लीशन लेयर के अंदर परमाणु होता है वो परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है, क्योंकि अवक्षय परत दोनों चीजों से मिलके बनी है, इलेक्ट्रॉन से और होल से। तो दोनों मिक्स होकर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल मिक्स होकर क्या बना लेते हैं, उदासीन। या मैंने आपको दिखाने के लिए कि हाँ अवक्षय परत यहाँ इलेक्ट्रॉन है या धनात्मक है, इसलिए दिखाया गया ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ अवक्षय परत किसके कारण निर्मित हुई। लेकिन जब यहाँ का होल और यहाँ का इलेक्ट्रॉन अवक्षय परत के अंदर आते हैं तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, उदासीन परमाणु हो जाते हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा कि होल के अंदर कौन सा अवक्षय परत के अंदर कैसा परमाणु होता है, उदासीन। तो जैसे मान लीजिए हम पीएन संधि डायोड को बैकवर्ड बाइसिंग में जोड़े हैं, नॉर्मल वोल्टता रख रहे हैं। नॉर्मल वोल्टता पे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन इतना क्षमता नहीं है कि वो अवक्षय परत को पार कर सके। और आपने क्या किया कि अब आप लग गए मनुष्य हो कि मनुष्य का गुण ही है कि होगा कैसे नहीं, जबरदस्ती की ये वोल्टता बढ़ाए कि देखो और वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होता है। तो जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर, वोल्टेज बढ़ाने का मतलब इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दे रहे हो, पावर दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन सीधे जंप करके कहाँ घुसेगा, अवक्षय परत के अंदर। जब अवक्षय परत के अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के गुण से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हो कि इलेक्ट्रॉन की खासियत क्या होती है कि वो अंदर जहां विद्युत धारा में जब प्रवाहित होता है तो धक्का मुक्की करके पड़ता है। विद्युत धारा जिस दिन मैंने पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा धक्का मुक्की करके यादृच्छिक गति करता है, अंट संट गति करता है। सामने वाले को धक्का मारेगा तो सामने वाला क्या करेगा, और आगे चलेगा। इलेक्ट्रॉन कितने वेग से चलता है, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जब पाएगा अतिरिक्त एनर्जी पाएगा, तो अतिरिक्त एनर्जी आपको मैंने बताया ना कि बिना अतिरिक्त एनर्जी के इलेक्ट्रॉन कभी विस्थापन नहीं कर सकता। जो आपने जैसे ज्यादा एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, इस अवक्षय परत के अंदर। अवक्षय परत के अंदर एक मान लीजिए यहाँ परमाणु उपस्थित है, उदासीन परमाणु। इस उदासीन परमाणु का अंदर मतलब क्या हुआ कि होल के अंदर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। होल के अंदर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके यहाँ जाएगा तो वो क्या करेगा, उस उदासीन परमाणु को टक्कर मारेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिली हुई है। वो एनर्जी लेके वो किसको टक्कर मारेगा, उदासीन परमाणु को। और जैसे ही उदासीन परमाणु को टक्कर मारेगा तो उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन कभी बाहर निकलता है, जब उसका बंध सामर्थ्य से ज्यादा एनर्जी उसको मिलेगी, है ना। जब ये खासतौर पे जो 12 है विद्यार्थी हैं, इनको पता होगा, पिछले साल या इस साल भी बताया गया है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को किसी से तोड़ना है तो तोड़ने के लिए कि उसके बंध सामर्थ्य के बराबर अगर आपने एनर्जी तो दी तो सिर्फ अपना बंध छोड़ता है। अगर उसको बाहर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कार्यफलन के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना स्थान छोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। अगर आदर्श इलेक्ट्रॉन है तो ही जाएगा, अगर नालायक इलेक्ट्रॉन है
तो वो अपनी एनर्जी वही वेस्ट कर देगा घूमने में। आइडियल इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी जितना बंद सामर्थ्य से ज्यादा एनर्जी होगी वो एनर्जी लेकर वो कहाँ चला जाएगा, जंप करके दूसरे में चला जाएगा, जिसके बारे में आपको फोर परमाणु मॉडल में ये चीजें बताई गई। तो जब इस अवक्षय परत के अंदर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इस उदासीन परमाणु को जब टक्कर मारेगा तो उदासीन परमाणु क्या करेगा, उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ निकलेगा, बाहर। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो आप लोगों को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन उदासीन कब है, जब उसकी एनर्जी और होल की एनर्जी बराबर है। और जैसे बाहर निकलेगा तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी उसको मिली वो सारी एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और जैसे रिलीज करेगा तो ये पीएन संधि डायोड क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक अकेला इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं। जितने यहाँ मतलब बहुत अल्पसंख्यक आवेश है सारे जाके टक्कर मारेंगे तो बहुत सारी एनर्जी जनरेट होगी। जब बहुत सारी एनर्जी जनरेट होगी, जनरेट होने के कारण ये डायोड क्या हो जाएगा, जल जाएगा, पूर्ण रूप में नष्ट हो जाएगा और उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि जंप करे। इतनी बातें समझ में आई कि क्यों पीएन संधि डायोड बैकवर्ड बाइसिंग में काम नहीं करता, धारा रेगुलेट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि अवक्षय परत ही इतनी लंबी है कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी भी एनर्जी लेके जाए इसको डाक ही नहीं पाता। अगर कोशिश भी करता है तो अवक्षय परत के अंदर घुसता है और उदासीन परमाणु को से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, जिसके कारण क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होने के कारण पीएन संधि डायोड क्या होता है, जल जाया करता है। लेकिन हमारा जो ये है जेनर डायोड, जेनर डायोड में काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसको हम लोगों ने क्या किया, बैकवर्ड बाइसिंग में जोड़ा, ठीक। अब जेनर डायोड के फंक्शन को समझिएगा कि जेनर डायोड कैसे काम करता है। तो आप बैकवर्ड बाइसिंग में जैसे जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति के कारण धनात्मक आवेश इधर आने लगेंगे, इधर, और ऋणात्मक आवेश इधर चले जाएंगे। तो इसकी जो अवक्षय परत थी वो ऑलरेडी बहुत बारीक थी, ठीक ना। तो मान लीजिए थोड़ा बहुत विस्थापन होता है तो अवक्षय परत ज्यादा चौड़ी होने नहीं पाती। इनमें क्या है कि ये जो है ऑलरेडी बहुत बड़ी अवक्षय परत वाले होते हैं, इसलिए इनमें आसानी से, जैसे अब बैकवर्ड बाइसिंग में जोड़ते हो तो अवक्षय परत और खींच के लंबी हो जाती है, यहाँ ज्यादा लंबी होने नहीं पाती। तो जो इलेक्ट्रॉन को आपने वोल्टेज दिया, वो इलेक्ट्रॉन को जो वोल्टेज मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेके आएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो इसके अंदर टक्कर कर पाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जी जैसे आप बढ़ाओगे, वोल्टेज जैसे आप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन सीधे क्या करेगा, अवक्षय परत इतनी छोटी है कि जंप करके कहाँ चला जाएगा, एन में। एन से होते हुए अपना सर्किट कहाँ कंप्लीट करेगा, यहाँ तक कंप्लीट कर लेगा। और बैकवर्ड बाइसिंग के जरिए आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, धारा देखने के लिए मिलेगी। जितना आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उतना बेस्ट ये काहे में करता जाएगा, धारा में करता जाएगा, वोल्टेज को रेगुलेट करता रहेगा, ठीक है। उतनी ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित कराएगा। तो रीजन क्या है इस डायोड के काम करने के पीछे, इस मतलब एक स्पेशल पर्पस डायोड होने के कारण इसमें खासियत क्या हो पाती कि डिप्लीशन लेयर इतनी बड़ी नहीं होने पाती कि इलेक्ट्रॉन को जंप करने में दिक्कत आए। अवक्षय परत बहुत पतली रह जाती है, चाहे जितने बैकवर्ड बाइसिंग में आप जोड़ोगे भी तब भी अवक्षय परत बहुत ज्यादा मोटी नहीं होने पाती, ठीक ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन को जितनी आप एनर्जी, भाई वोल्टता बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करता जाएगा, और जंप जितने शीघ्रता से जंप करता जाएगा उतनी धारा प्रवाहित होती चली जाएगी। तो धारा का मान बढ़ता जाएगा और वोल्टेज क्या रहेगा, रेगुलेट होता रहेगा, और एक्स्ट्रा एनर्जी भी नहीं निकलेगी जिस कारण की डायोड खराब हो सके। तो एकमात्र ये ऐसा आपका डायोड है जो बैकवर्ड बाइसिंग में आपको धारा देता है, ठीक है ना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्पेशल पर्पस डायोड, ठीक ना। एक विशिष्ट डायोड होता है और इसके कारण खासियत क्या होती है कि डीसी करंट पूर्ण रूप में नियत मिलता है। कैसा मिलेगा, नियत। लेकिन आपने इसके पहले रेक्टिफायर पढ़ा था दिष्टकारी, तो दिष्टकारी में भी आपको धारा कैसे देखने के लिए मिल रही थी, इस तरह मिल रही थी, नहीं, एकदम रेगुलेट होकर डीसी नहीं मिल रही थी, जो कि यहाँ पे आपको मिल रही है। मतलब देखिए आपको चीजें पढ़ाया गया पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड से आप एसी करंट को देते हो रेक्टिफायर के रूप में, तो रेक्टिफायर एसी को कहाँ में बदल देता है, डीसी, बट वोल्टेज को रेगुलेट नहीं कर पाता। तो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, जेनर डायोड का। और इसका सिंबल क्या होता है, थोड़ा सा अलग सा सिंबल होता है। जैसे आप सब लोगों ने पढ़ा कि ये है पीएन संधि डायोड का सिंबल, है ना, इसमें ये पी होता है और ये एन होता है। बस अंतर क्या कर दीजिए इसमें, इस भाग को थोड़ा यूं घुमा दीजिए, इस भाग को यूं घुमा दीजिए। अब ये किसका सिंबल है, जेनर डायोड, ठीक ना। इससे ये पता चल जाता है कि इनमें कुछ न कुछ स्पेशल कैरेक्टर अप्लाई किए गए हैं, ठीक ना। तो स्पेशल कैरेक्टर के रूप में क्या किया जाता है कि एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा भरे जाते हैं और पी अर्धचालक में होल ज्यादा भरे जाते हैं।
जिस कारण डिप्लीशन लेयर ज्यादा मोटी होने नहीं पाती। ठीक ना, आई बात समझ में? सबको काम करने की विधि भी इसकी समझ में आई। और ये इसका क्या होता है, सिंबल।